नेक्स्ट एंजाइम्स में हम बात करेंगे कि एंजाइम्स कैसे अपनी एक्टिविटी को कम करता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है हमारा, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड अप होता है और फिर एंजाइम क्या करता है, अपने आप को उससे सबस्ट्रेट के साथ बेटर फिट करने के लिए अपनी जो शेप होती है उसको चेंज करता है, ताकि जो सबस्ट्रेट है हमारा वो प्रॉपरली एंजाइम के साथ बाइंड अप हो सके और उसको आगे फर्दर प्रोसेस में लाया जा सके। तो शेप चेंज करने के बाद जो एंजाइम है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है उसके बीच का बॉन्ड टूटता है और फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो एंजाइम से सेपरेट हो जाता है और एंजाइम अगले सबस्ट्रेट से बाइंड अप होने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारा जो एंजाइम है वो वर्क करता है। तो इसमें एनसीईआरटी में इसके 4 जो स्टेप हैं वो लिख रखे हैं, वो उसमें से मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूँ। जो मैंने बोला आपको कि एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट से बाइंड अप होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है और नेक्स्ट सबस्ट्रेट से एंजाइम बाइंड अप होने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि एंजाइम को अफेक्ट करने वाली एक्टिविटीज़, फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और कुछ केमिकल्स होते हैं उनसे भी एंजाइम की जो हमारी एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। टेम्परेचर और पीएच की बात करें तो एक ग्राफ से समझते हैं इस चीज़ को अपन। दोनों का ही ग्राफ सेम होता है, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे पीएच हो। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इस ग्राफ को ध्यान से समझिए कि कैसे क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर हम एंजाइम एक्टिविटी लिख लेते हैं वाई एक्सिस पर, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम लिख लेते हैं पीएच या फिर टेम्परेचर। तो एंजाइम की एक्टिविटी वेरी लो पीएच या वेरी लो टेम्परेचर या वेरी हाई टेम्परेचर या वेरी हाई पीएच पर दोनों ही केस में बहुत ही कम होती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच के ऊपर हमारी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। इस पीएच या टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमल पीएच। वेरी लो टेम्परेचर पर जो हमारा एंजाइम है उसके जो एक्टिविटी है वो मैंने कि हमारा जो एंजाइम है वो एक तरह से फ्रीज हो जाता है, मतलब उसकी एक्टिविटी बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शो करने लगता है। लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम डीनेचर हो जाता है और अपनी जो अस्तित्व है, अपना अपना एग्जिस्टेंस है उसको खो देता है और फर्दर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उसकी स्ट्रक्चर नहीं बचती। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन से कैसे एंजाइम इफेक्ट होता है। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम की वो फास्ट होती जाती है, क्योंकि मोर सबस्ट्रेट होने से जो एंजाइम है उसके साथ क्या होगा कि ज़्यादा जितने भी हमारे एंजाइम हैं उनसे ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड अप होंगे तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाते हैं तो उससे क्या होता है कि ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर जो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर जो एक्टिविटी है वो हमारी ऑप्टिमम हो जाती है। उसके बाद फर्दर सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रेट पर हमारी एंजाइम की जो स्पीड है या फिर हमारी जो कह सकते हैं कि
वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाती है और सबस्ट्रेट के इंक्रीज़ करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट भी होता है जिसके ऊपर वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो ऑफ हो जाती है। उस कंसंट्रेशन को हम केएम वैल्यू बोलते हैं। हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं इस चीज़ को कि जैसे ये ग्राफ है, इसमें इस साइड दे रखी है हमारी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और इस तरफ हमारा दे रखा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो एंजाइम की स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी वो इंक्रीज़ होती जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि जितने भी एंजाइम थे वो सभी यूज हो चुके हैं और अब कोई भी ऐसा एंजाइम बचा नहीं है जिससे कि हम सबस्ट्रेट बढ़ाएं और उसके साथ वो बाइंड अप हो और इंक्रीज हो स्पीड, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जितने भी हमारे एक्टिव साइट थी, जितने भी हमारे एंजाइम थे, वो उन सभी से सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है और ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड होने के लिए पहले हमें जो पहले सबस्ट्रेट बाइंड हो चुके थे उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो साइट फ्री हो सके और उस साइट पर और सबस्ट्रेट बाइंड अप हो सके और हमें जो आने वाले जो सबस्ट्रेट हैं उनके लिए एक्टिव साइट फ्री मिल सके। ठीक है, तो हम पहले ये बात भी कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर यहाँ पर वेलोसिटी हाफ हो जाती है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, v है, और कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये v से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस वैल्यू को हम km वैल्यू बोलते हैं। जितनी कम km वैल्यू होती है उतना ही उस सबस्ट्रेट की उस एंजाइम के साथ जो एफिनिटी है वो अच्छी होती है। मान लो कोई हमारा एंजाइम है और उसके कोई सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड अप होता है, उसकी केम वैल्यू 1 है और कोई दूसरा एंजाइम है उसके साथ बाइंड अप होने वाले बी सबस्ट्रेट की केम वैल्यू 0.5 है, तो हम जो दूसरे वाला जो एंजाइम है इसकी अपने सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी अच्छी है बजाय कंपेयर टू करें इस पहले वाले से। क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़े से सबस्ट्रेट से ही जो हमारी वेलोसिटी है वो हाफ तक पहुंच चुकी है और इसमें क्या है कि इसमें कंसंट्रेशन 1 लेंगे जब जाकर जो वेलोसिटी है वो हाफ तक पहुंचेगी और इस केस में सिर्फ हाफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लेने से हमारी जो वेलोसिटी है वो हाफ तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब फर्दर इसमें बात करें तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे कि हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या है अफेक्ट होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एंजाइम की जो हमारी एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करते हैं, सबस्ट्रेट को बाइंड अप होने से रोकते हैं। उन केमिकल्स की हम क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो इन केमिकल्स को अपन इनहिबिटर बोलते हैं जो कि इनहिबिशन का काम करते हैं। इनहिबिशन का काम किसके लिए करते हैं? सबस्ट्रेट के लिए करते हैं कि वे एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड न हो सकें। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि ये क्यों कर पाते हैं, ऐसा काम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि जो इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है इनहिबिटर्स की, वो क्या करती है मेल खाती है किससे? सबस्ट्रेट से, तभी ये क्या कर पाते हैं एंजाइम से बाइंड अप हो पाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके, जैसे कि हम बात करें जो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज जो होता है वो अपने जो सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट उससे बाइंड अप होता है, लेकिन जब इसके अंदर हम मेलोनेट डाल देते हैं तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट सक्सिनेट से बाइंड अप न हो करके मेलोनेट से बाइंड अप हो जाता है, क्योंकि मेलोनेट इस केस में इनहिबिटर है जिसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मेल खाती है सबस्ट्रेट सक्सिनेट से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी बोल देते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बोल देते हैं। मेलोनेट को इस केस में कॉम्पिटिटर इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि
इसका कंपटीशन है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। किस क्यों कंपटीशन किस केस में कंपटीशन है, इस केस में बाइंड अप होने के केस में, कि कौन पहले बाइंड अप होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने केमिकल्स की भी, कि कैसे केमिकल एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को अपने एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड अप होने के लिए। ठीक है,